हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ यानी क्लास 12th का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कल हम लोग पढ़े थे संगठन की अर्थ, परिभाषा और अवधारणा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी फ्रेंड्स संगठन की अर्थ, विशेषताएं, प्रकृति और उद्देश्य। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो अच्छे से ये क्वेश्चंस के आंसर को समझिए ताकि आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सरल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी फ्रेंड्स तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के थ्योरी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का इसका अर्थ बता दूं फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आप लोगों को कल बताई थी, संगठन का अर्थ यानी कि एक समूह से इसका अंदाजा लगाया जाता है कि यानी जो भी काम किया जाता है एक ग्रुप में रहकर किया जाता है और एक लक्ष्य को अचीव किया जाता है। यानी कि ग्रुप में लोगों का एक संगठन होता है, संग्रह होता है और लोग एक दूसरे की हेल्प से किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो इसे ही हम लोग संगठन कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं आज की इस वीडियो में कि संगठन की विशेषताएं क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स कि संगठन के लक्षण अथवा विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग। तो संगठन के उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात इसके निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। यानी कि जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं प्रबंध, संगठन के अर्थ, परिभाषा और अवधारणा, तो उसी के अध्ययन करने के बाद हमें जो भी लक्षण प्रकट हुए फ्रेंड्स उसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम लोग जो अध्ययन किए इसके कॉन्सेप्ट और परिभाषा को, तो हम लोगों को पता चला कि संगठन वह तंत्र है जिसका प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि संगठन प्रबंध के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि प्रबंध जब भी किया जाता है तो वहाँ पे समूह बनाकर एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। तो वहाँ से पता चलता है कि संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है प्रबंध में। सेकेंड आ जाता है कि संगठन व्यक्तियों का समूह है। यानी कि अभी आप लोगों को मैं बतलाई फ्रेंड्स कि संगठन जो है वो व्यक्तियों का समूह है जिसमें अनेक संबंधों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है। थर्ड नंबर आता है व्यक्तियों के श्रम का विभाजन होता है। यानी कि संगठन में व्यक्तियों का श्रम का विभाजन किया जाता है। यानी कि जिनके पास जिस तरह का स्किल होता है, ग्रुप में जिस तरह के स्किल होता है उसी के बेस पे लोगों को अपना अपना काम बांट दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संगठन श्रम का विभाजन है। फोर्थ नंबर पॉइंट आता है संगठन के अंतर्गत आने वाली समस्त स्तरों का कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है। यानी कि संगठन में जितने भी काम होते हैं, जितने भी स्तर होते हैं, हायर लेवल जैसे कि होता है मैनेजर से लेके क्लर्क से लेके पियून वर्ग, यानी कि जितने भी संगठन में वर्ग होते, संगठन वर्ग के लोग होते हैं, वे सभी अपने कार्य को करते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार सभी के कार्य को बांट दिया जाता है और सबका उत्तरदायित्व होता है कि अपने कार्य को अच्छे से करे। तो संगठन का यही काम होता है। आगे आ जाता है फ्रेंड्स संगठन की समूह कार्यकारी अधिशासी के नेतृत्व के अंतर्गत कार्य किया जाता है। यानी कि संगठन के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाते हैं तो वहाँ पे एक हेड व्यक्ति को चुना जाता है, किसी एक व्यक्ति को हेड बनाया जाता है और उसी के लीडरशिप के अंतर्गत संगठन के कार्य को किया जाता है। 6 नंबर पॉइंट में आता है संगठन प्रक्रिया के रूप में प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि एक प्रोसेस के रूप में संगठन काम करता है प्रबंध के कामों में। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण
रोल अदा होती है इसमें। 7 नंबर पॉइंट आता है संगठन मानवीय प्रयासों में कुशलता, एकरूपता, यथार्थता, क्रमबद्ध तथा समन्वय लाता है। यानी जब भी संगठन में रह के कार्य किया जाता है फ्रेंड्स, जब भी कोई एक ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप के लोग कुछ एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से तालमेल बनाकर एक अच्छी तरह से अपने कार्य को विभाजित करते हैं और काम को करते हैं, तो इस तरह से यहाँ कहा जाता है कि संगठन मानवीय प्रयासों में कुशलता लाता है। यानी कि जो लक्ष्य होता है उसमें अच्छे तरीके से उसको प्राप्त करने के लिए एकरूपता लाता है और फिर क्रमबद्ध तरीके से उस कार्य को किया जाता है। और जितने भी समूह के लोग होते हैं वे सभी एक दूसरे में अच्छा तालमेल मिलाकर कार्य को करते हैं, सभी के बीच में मितव्ययिता होता है, सभी एक दूसरे से अच्छे से पेश आते हैं और सभी काम को अपने अपने मुताबिक करते हैं। यानी कि जो गोल होता है, गोल एक ही होता है लेकिन सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। 8 नंबर पॉइंट में आ जाता है संगठन के अंतर्गत नियमों, आदेशों एवं निर्देशों का एक समूह संगठन के सभी सदस्यों को संप्रेषित करता है। यानी कि यहाँ यही बताया गया है कि संगठन के अंतर्गत नियम भी बनाए जाते हैं, आदेश भी दिया जाता है और निर्देश भी दिया जाता है। तो उसमें से एक समूह का एक व्यक्ति होता है हेड, वही सभी लोगों को कम्युनिकेट करता है, सभी सदस्यों को निर्देश देता है, आदेश देता है और काम करवाता है एक नियमानुसार। नेक्स्ट नंबर आता है 9 नंबर। 9 नंबर में संगठन के विभिन्न प्रारूपों एवं प्रकार होते हैं। यानी कि यहाँ पे बताया गया 9 नंबर में कि संगठन के विभिन्न प्रारूप होते हैं एवं प्रकार भी होते हैं। यानी कि संगठन बहुत तरीके से किया जाता है, कहीं 2 व्यक्ति रह के किसी कार्य को करते हैं, कहीं 3-4 व्यक्तियों का समूह होता है। तो इस तरह से बहुत तरह से किए जाते हैं संगठन। नेक्स्ट नंबर आता है संगठन सार्वभौमिक होते हैं और व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक मानवीय क्रियाओं के संपादन हेतु स्थापित किए जाते हैं। यानी कि संगठन जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, बहुत सारे लोग हर जगह संगठन बनाकर ही कार्य को किया जाता है। खास तौर से व्यवसाय बिजनेस जो भी किया जाता है उसमें एक संगठन बनता है, कहीं भी किया जाता है कोई भी काम को तो एक समूह बहुत जरूरी होता है और समूह के द्वारा ही कार्य को किया जाता है ताकि जो भी गोल होता है उसे आसानी से अचीव किया जाता है। गैर व्यावसायिक मानवीय क्रियाओं के संपादन हेतु ही स्थापित किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि संगठन की प्रकृति क्या होता है। तो संगठन नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग। तो संगठन व्यक्तियों का एक तंत्र है जिसकी स्थापना निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। तो ऊपर मैं आप लोगों को बताई फ्रेंड्स कि जो संगठन होता है, संगठन व्यक्तियों का ही एक तंत्र होता है। यानी कि व्यक्तियों का एक समूह होता है, उसमें से समूह स्थापित किया जाता है और एक लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों का संगठन बनाया जाता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि इसका कौन कौन सा नेचर होता है एक संगठन में। तो संगठन जो है ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप, यानी कि संगठन एक समूह के रूप में होता है। तो आगे कुछ विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी है। तो मैकफार्लैंड, आरसी डेविस, मुन्ने तथा रेले एवं बर्नार्ड आदि विद्वान के अनुसार संगठन व्यक्तियों का एक समूह है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जो संगठन है वो एक व्यक्तियों का समूह होता है, ना कि किसी वस्तुओं का। तो यहाँ पे व्यक्तियों का समूह होता है जो निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है बर्नार्ड के अनुसार। बर्नार्ड क्या कहते हैं? बर्नार्ड संगठन जाने पहचाने लोगों का समूह होता है जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयोगों का योगदान करते हैं। या तो एक सर्वव्यापी सत्य है कि एकांकी व्यक्ति चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो, अकेले ही संस्था को सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है, अतः वे उसे ऐसे व्यक्तियों के सहयोग प्राप्त करना पड़ता है। यानी कि बर्नार्ड का कहना है फ्रेंड्स कि जैसे कि कोई भी हम लोग अगर समूह बनाते हैं तो हम लोग जाना पहचाना ही लोग समूह में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जिसको जान भी नहीं रहे हैं वैसे व्यक्ति को भी समूह में शामिल कर लिए, तो इस तरह से मनमुटाव भी आ सकता है। इसीलिए जो समूह बनाया जाता है एक दूसरे को पहले से जानते रहते हैं, तभी जाके एक संगठन बनाते हैं और लक्ष्य को निर्धारित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि सेकंड प्रकृति क्या होता है, यानी कि सेकंड नेचर क्या होता है संगठन का। तो संगठन एक प्रक्रिया के रूप में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस के रूप में किस तरह से संगठन काम करता है। लुइस ए एलन, उर्वी कुंटज एवं ओडोनेल
सॉल्डन, मिलवर्ड, स्प्रीगल आदि के प्रबंध विद्वानों के अनुसार संगठन एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि सदैव चलने वाली प्रक्रिया के रूप में बताए हैं ये सभी विद्वानों ने, जिसके द्वारा संस्था निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों में कार्य का आवंटन किया जाता है एवं उनके मध्य अनुकूलतम समन्वय स्थापित किया जाता है। किसी कार्य को करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाएगा यह भी संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग कोई प्लांट चला रहे हैं या फिर कोई बिजनेस ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि जितने लोग हम लोग समूह में हैं वो सभी लोगों को वो सभी कार्य आता हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैनेजर होता है कंपनी का या बिजनेस का, तो वो नियुक्तियां निकालती है, भर्तियां लेती है, तो वो सभी जो एलिजिबल पर्सन होते हैं वे सभी को नियुक्त किया जाता है और सभी के बीच में एक अच्छा तालमेल स्थापित किया जाता है। तभी एक प्रोसेस के रूप में संगठन कार्य करता है और हमेशा ग्रुप की तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। थर्ड नंबर नेचर में आ जाता है संगठन संबंधों के एक ढांचे के रूप में, यानी ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। आगे आता है EFL ब्रेज के अनुसार संगठन ढांचे से अधिक कुछ नहीं है, यानी कि संगठन को एक ढांचा के रूप में देखा जाता है जिसके अंतर्गत प्रबंध के उत्तरदायित्व का निष्पादन किया जाता है। यानी कि हम भी माने तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग एक ढांचा तैयार करते हैं, लोगों का समूह करते हैं और सभी लोगों में अपने कार्यों को बांट देते हैं, अपने उत्तरदायित्व सभी को बांट देते हैं, तो वो सभी अपना अपना उत्तरदायित्व करते हैं, अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करते हैं। इसके अनुसार संगठन संबंधों के ढांचे की स्थापना करके किसी संस्था की क्रियाओं के क्षेत्र में निश्चित करता है। यानी कि संगठन के जो संबंध होते हैं, संगठन का जो गोल होता है, उसको एक ढांचा के रूप में स्थापित करके संस्था की जितने भी क्रियाएं होती है वो क्रिया क्षेत्र को निश्चित करता है। संगठन एक ऐसा ढांचा है जिसमें कार्यरत व्यक्तियों को पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। कॉर्नेल के अनुसार यह विश्लेषण संस्था के कार्यों को संपन्न करने की साधनों के उपयोग एवं सुविधा प्रदान करता है। यानी कि किस तरह से कार्यों को संपन्न करना है, उसमें किस किस साधनों की आवश्यकता होगी, वे सभी को सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर नेचर। 4 नंबर नेचर में आता है कि संगठन प्रबंध का एक तंत्र के रूप में है। यानी कि जो संगठन है फ्रेंड्स, वो ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट तंत्र के रूप में कार्य करता है। एक ही तंत्र में सभी व्यक्तियों को फिरोया जाता है और फिर सभी को जितने भी कार्य होते हैं कार्य से अधिक सुविधाजनक बनाना होता है। यानी कि जो व्यक्ति में जो कार्य किया जा रहा है उसे उस चीज़ का नॉलेज नहीं, तो उसे एक प्रशिक्षण देके भी उसे उस कार्य के योग्य बनाया जाता है। संगठन एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा प्रबंध किसी उपक्रम की क्रियाओं को निर्देशित करता है, समन्वित करता है और नियंत्रित करता है। यानी कि सभी को डायरेक्शन देता है, सभी को कोऑर्डिनेट करता है और फिर कंट्रोल करता है किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट नंबर में आता है संगठन एक पद्धति के रूप में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। यानी कि जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। ऐसे नहीं कि किसी भी समूह बना लिए, जैसे कि होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपस में कुछ बात कर रहा है जैसे तैसे बैठ के ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, तो वैसा नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी लक्ष्य को लेकर व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है, उसे सिस्टमेटिक रूप कहा जाता है। यानी कि संगठन की प्रकृति के संबंध में नवीनतम विकास इसका पद्धति के रूप में विकसित होना है। संगठन विभिन्न उप पद्धतियों का एक संयोजन है जो एक पूर्ण पद्धति का निर्माण करता है। यानी कि पूरे जितने भी सिस्टम होते हैं वे सिस्टम का निर्माण करता है। आधुनिक प्रबंधक विद्वानों का यह मानना है कि वर्तमान युग में, यानी कि प्रेजेंट में, वृत्त स्तरीय उपक्रमों को अपनी व्यावसायिक जटिलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उपक्रम में संगठन का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आज के युग के जितने भी मैनेजर हैं वे सभी का यही मानना है कि जो भी कार्य किया जाता है उसमें समूह का योगदान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर समूह नहीं होगा तो कोई भी काम एक दिन अच्छे से नहीं हो सकता है। इसीलिए देखिए, अगर आप लोग बैंकों में जाते होंगे तो बैंकों में भी देखते होंगे मैनेजर अपना काम कर रहा है और जितने भी वहाँ के ऑफिसर्स हैं, जितने भी कलर्स हैं, जो भी सभी का अपना अपना कार्य भार बांटा हुआ रहता है। जैसे कि आप स्कूल का भी एग्जाम्पल लेंगे तो स्कूल में भी एक सिस्टमेटिक तरीके से जितने भी टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जितने भी वहाँ पे होते हैं
कर्मचारी, एम्प्लॉयड, ये सभी अपने अपने दायित्व को अदा कर रहे होते हैं। तो इस तरह से संगठन अगर नहीं रहेगा तो अगर स्कूल का मैनेज करना है तो अकेले प्रिंसिपल पूरा क्लास को पढ़ा नहीं सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे टीचरों की नियुक्ति की जाती है। तो उसी तरह से संगठन का होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि संगठन का उद्देश्य अथवा लक्ष्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग। सभी प्रकार के व्यवसायिक उपक्रम में संगठन के सामान्यतः निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, यानी कि जो भी संगठन होता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है, तभी जाके वो एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाकर यानी कि एक दूसरे के सलाह से यानी कि सहमति से एक संगठन बनाया जाता है। तब एक लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों का समूह बनाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करना, यानी कि जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन का सहयोग जरूर होता है। संगठन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसका उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करना है। इसलिए यह कहा भी जाता है कि संगठन उपक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक उपक्रम है, यानी कि उपकरण के रूप में संगठन को देखा जाता है। यानी कि जो भी लक्ष्य होता है संगठन का, संगठन में अगर लक्ष्य नहीं होगा तो संगठन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, सेकंड नंबर में बताया गया मानव संसाधनों की प्राप्ति, अनुरक्षण एवं विकास करना, यानी कि संगठन कार्य एक प्रमुख उद्देश्य योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन करना, प्रशिक्षित करना, कार्य पर लगाना और उन्हें संस्थाओं में बनाए रखना होता है। नेक्स्ट नंबर आता है फ्रेंड्स, संगठन की प्रभावशीलता में वृद्धि करना, यानी कि इफेक्टिव तरीके से संगठन का जो लक्ष्य होता है उसे कार्यों में बदलना होता है। संगठन एक प्रमुख उद्देश्य बदलती हुई टेक्नोलॉजी तथा वातावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी संगठन की संरचना में इस प्रकार सुधार करना है ताकि उसकी प्रभावशीलता एवं कुशलता अधिकतम वृद्धि हो। यानी कि अगर संगठन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए वातावरण को देखते हुए कि किस तरह की चीज़ों को हम करें जो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पत्ति हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि कम एक्सपेंसेस हो और प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही संगठन अपने कार्यों के उद्देश्यों में बदलाव लाती है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर, मितव्ययिताओं की प्राप्ति करना, यानी कि न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है। यानी कि कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, तो यही संगठन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रभावशाली संगठन प्रणाली की संरचना की जाती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को संगठन की विशेषताएं, प्रकृति और उद्देश्य अच्छे से समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गया है। अगर आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग इजी वे पे इसका आंसर दे पाएंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोगों को और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।